नेक्स्ट टॉपिक इज फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम। तो देखो अब तक तो हमने जो पढ़ा उससे हमें एक काफी कुछ एटम का नक्शा क्लियर हो गया कि एटम होता कैसा। ये न्यूक्लियस है सेंटर में, उसके चारों तरफ ऑर्बिट है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। पहले वाले में केवल एस ऑर्बिटल होता है, ठीक है। दूसरे वाले में आपने पढ़ा यहाँ पे एस भी होता है, 2s होता है, 2p होता है। तीसरे वाले में इसके आगे तीसरा होता है 3s, 3p, 3d। इसके बाद जब हम आगे देखते हैं तो यहाँ पे होता है 4s, 4p, 4d, 4f। ऐसे ऑर्बिटल बढ़ते भी जाते हैं। तो यहां तक तो हमें क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमने देखा कि जो कुछ ऑर्बिटल डी जनरेट हो गए, कुछ नॉन डी जनरेट रहे। तो देखा कि ये जो इनके ऑर्बिटल के फिलिंग की बात आई, यहां तक जब हमने पढ़ लिया तो इनका एनर्जी भी हमने निकाल लिया N+L रूल से। फिर अब ये हुआ कि एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में इन ऑर्बिटल को फिल करना है। तो जब इन ऑर्बिटल को हम फिल करने गए तो जैसे पी ऑर्बिटल की हम बात करें तो पी ऑर्बिटल में 3 सब ऑर्बिटल्स होते हैं। ये सब ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं? पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ये हमने पढ़ा है। तो अब यहाँ ऑर्बिटल में फिल करने के बहुत सारे रूल है। क्या ये 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो ऐसे फिल कर दें? क्या 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो हम इस तरीके से कर दें? 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं ऐसे कर दें? बहुत तरह के नियम है, किस तरीके से कर दें? कौन से नियम से कर दें? देखो कौन सा सही है? इसमें से कोई सही नहीं है। ये जितना हमने बनाया सारे के सारे रॉन्ग है। तो ये इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, क्या होगा, इसके लिए 2-3 रूल्स आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। पहला रूल है जो, वो है ऑफ बाउ प्रिंसिपल। उसके बाद सेकंड पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये ऑफ बाउ फर्स्ट आएगा, फिर पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और उसके बाद थर्ड आएगा हुंड्स रूल। तो जब हम इन 3 रूल्स को पढ़ लेंगे तो हमें पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन को इन ऑर्बिटल्स में फिल करना भी आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? तो पहला हमारा यहाँ पे हेडिंग है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, हर एग्जाम्स में मोस्टली पूछा भी जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ जो है एक जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। तो कभी भी देखो जब कोई बिल्डिंग बनाते हैं ना तो हम पहले बेस बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं नींव है, उसके ऊपर कुछ बिल्डिंग ऐसे बनाते हैं, ठीक है। मोस्टली हम इसी तरीके से बिल्डिंग बनाते हैं कि ऊपर जाके सक्रिय हो जाए, नीचे बेस ज्यादा हो, ठीक है। या फिर बिल्ड कैसे किया जाए किसी चीज को, उसी वे में हमें यहां पे भी पढ़ना है कि हमें बिल्डिंग अप ऑर्बिटल्स का करना है। और इन ऑर्बिटल्स को अफबाउ ने बिल्ड किया था एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। इन्होंने कहा इन ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। वही हमने बोला, एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या? इंक्रीजिंग एनर्जी ना। तो एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में ऑर्बिटल्स को फिल किया जाएगा जब वे ग्राउंड स्टेट में होंगे, ठीक है। अब देखो जो इनका मेन फार्मूलेशन था उसी को हम देख लेते हैं यहां से ज्यादा अच्छे से। इसी से एक ही बार में कर लेंगे। इन्होंने कहा कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप पहले 1 लिख लो, 1s लिख लो, फिर 2s लिख लो, 2p लिख लो, 3s लिख लो, 3p लिख लो, 3d लिख लो, 4s लिख लो, 4p लिख लो, 4d लिख लो, 4f लिख लो, 5s लिख लो, 5p लिख लो, 5d लिख लो और 5f लिख लो। फिर इन्होंने कहा कि आपको मूव कैसे करना है एरो को। देखो आपको कुछ इस तरीके से एरो मूव करना है कि यहां से आप एक एरो ले आओ और फिर से घुमा ले जाओ, ऐसे, फिर घुमा के ले जाओ, ऐसे ऐसे। जो
जिस एरो पे आता है उसको उसी क्रम में फिल कर देना आपको। अब देखो इसका फायदा क्या है कि कभी आप भूल भी जाओ तो आप अपने से लिख के देख सकते हो कि जो ये 4s है, 4s के बाद कौन आएगा, 3d फिल होगा, उसके बाद 4p, उसके बाद 5s आ जाएगा, 4d नहीं फिल होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आप या तो ये बना लो, ये वाला डायग्राम, या फिर आप क्या कर सकते हो कि आप खुद का एक याद करने वाला बना लो। जैसे अगर हम बात करें तो हम ऊपर से देखते हैं कि किसका ऑर्डर पहले आता है, 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p, इसके बाद देखें तो 4s, 4s के बाद 3d, इसके बाद 4p, फिर कौन फिल करोगे, 5s, फिर 4d, फिर 4d के बाद 5p, फिर इसके बाद 6s। तो मेरे कहने का मतलब है 6x के बाद 4f, इतना भी आप अगर याद कर लेते हो, यहां तक भी याद कर लेते हो तो ये आपके लिए फार बेटर है। इतना भी अगर आपसे याद नहीं होता तो आप इस तरीके से 1s 2s लिख के फिर तीर से मिलाते चले जाओ तो ये ऑर्डर आ जाएगा। अब अगर हम बात करें तो देखो एक के बाद हम एक बढ़ते ही तो जा रहे हैं, यहां से हम एक ऐसे तीर से बढ़ते ही जा रहे हैं एक सीरियल वे में, जैसे एक फ्लोर बना, सेकंड फ्लोर बना, थर्ड फ्लोर बना, एक एक के बाद फ्लोर बढ़ते जाते हैं, उसी तरीके से हम यहां से बढ़ रहे हैं। इसीलिए इसे कहा गया बिल्डिंग अप, एक के बाद एक को बढ़ाते चले गए और एक सीरियल वाइज में बढ़ रहा है, एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इसलिए इसे रूल कह दिया गया, ठीक है। तो ये रहा अफवाह का प्रिंसिपल। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये वाली चीज आप याद कर लो, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4f 4p 5s 4d एंड 5p, ये क्रम आप याद कर लो, दिस ऑर्डर को, ये ऑर्डर आप याद कर लो या फिर ये वाला याद कर लो, ठीक है। इससे आपको एनर्जी के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में फिल करना आ जाएगा। नेक्स्ट रूल रहा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नेक्स्ट है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है और इसी के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। पाउली के बेसिस पे आपसे ज्यादा पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा, क्योंकि ये रूल आपको क्वांटम नंबर से रिलेट कर रहा है। 1926 में पाउली ने एक रूल दिया, उन्होंने कहा कि नो two electron in an atom can have same set of 4 quantum number। अब ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट हो गई, इसी लाइन के बेसिस पे क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है आपसे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन क्या बनाएंगे, वो कुछ इस तरीके से बना देंगे, एन एल एम एम एल और एम एस, इसकी वैल्यू दे देंगे, कहेंगे ये 4 है, ये 2 है, ये भी 2 है, ये 1 है, सॉरी 1/2 है, इसको कह दिया ये 4 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 1/2 है। क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि दोनों सेम हो गए ना। तो चारों क्वांटम नंबर किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल नहीं है कि सेम हो जाए। तो ये चीजें, एक तो देखो ये वाला पॉसिबल नहीं है, ये समझ में आया। अगर हम एक ही इलेक्ट्रॉन की बात करें तो चारों क्वांटम नंबर किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं हो सकती, मतलब इसके लिए भी 4 2 2 हाफ। एक सेकंड एक सेकंड, यहां मिस्टेक हो गया, मैंने बोल दिया मिस्टेक से, यहां पे लिखा है नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, ठीक है, मैंने एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए बोल दिया था, एन एल एम एल एम एस, तो ये करेक्ट कर लेना। मैंने लिखा था 4 2 2 हाफ, और मैंने लिखा 4 2 2 अगेन हाफ लिख दिया। अगर हम दो इलेक्ट्रॉन की बात करें, यहां दो इलेक्ट्रॉन, तो दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसे करेक्ट कर लेना, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन नहीं, एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो सेम ही होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक ही वैल्यू होगी,
दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं होगी। ये स्टेटमेंट था पाउली का। क्लियर? तो इसी बेसिस पे हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि ओनली टू इलेक्ट्रॉन में एग्जिस्ट इन सेम ऑर्बिटल एंड दीज इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। इस बेसिस पे ये नियम बनाया गया कि जो ये ऑर्बिटल है, जैसे हम इसे बात करें पी ऑर्बिटल की, तो ये होगा 2px 2py और 2pz, तीन ऑर्बिटल ले लिए। ये px है, ये py है, pz है। इस बेसिस पे इन्होंने कहा कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन की अगर स्पिन प्लस हाफ होगी तो दूसरे की ऑटोमेटिक माइनस हाफ हो जाएगी। मतलब यहां पे माइनस हाफ आना चाहिए था, तब ये पॉसिबल था, अदरवाइज वैसे पॉसिबल नहीं है प्लस लेने पे। क्लियर? तो यहां से एक चीज पता चल गया कि अगर हम एक बॉक्स में दो इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो हमें उन्हें अपोजिट स्पिन में भरना है, इस तरीके से भरना है। ये सही है। अगर हम इस तरीके से भर देते हैं, देखो इस तरीके से भर देते हैं, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, ये नहीं करना है आपको, ये रॉन्ग है। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से आपको क्या समझ में आया? इस हर तरीके से सेट भरना में है। सर पॉजिटिव और नेगेटिव भरना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट। सर बट उसमें ये ऐसे ये लाइन नहीं समझ आई। नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर। सर ये नहीं समझ आया। सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर। यही तो मैंने यहाँ पे लिखा था कि इसे एन कहेंगे, एल कहेंगे, एम एल कहेंगे, एम एस कहेंगे। ये चार हो गए क्वांटम नंबर। इन चार क्वांटम नंबर की बात करें, अगर एक ही एटम के दो इलेक्ट्रॉन हो तो इनके लिए हमने लिखा था 4 2 2.5, एक सेट हुआ, और दूसरा सेट हुआ 4 2 2.5। ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। दो इलेक्ट्रॉन के लिए तो कतई नहीं हो सकता। एक इलेक्ट्रॉन के लिए दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगी, क्यों? क्योंकि वो सेम है, तो उसको एक बार लिखो चाहे चार बार लिखो, एक ही वैल्यू रहेगी। लेकिन दो इलेक्ट्रॉन के लिए बराबर नहीं होगी। क्यों बराबर नहीं होगी? क्योंकि दूसरे वाले के लिए माइनस हाफ हो जाएगी। चलो, मैंने इसको 4 लिखा है ना, अब बताओ 4 से, और एल बराबर 2, एल बराबर 0 1 2, इसके अकॉर्डिंग एस पी डी ऑर्बिटल होगा, तो 4 डी हो गया। एम एल बराबर क्या है? 2 है। ठीक है, एम एल बराबर 2, तो डी ऑर्बिटल में आप देखते हो कि 5 बॉक्स होते हैं, 5 होते हैं। ये होता है -2, ये होता है कितना, -1, ये होता है 0, ये होता है +1, ये होता है +2। अब देखो +2 में हमने भरा है, यहाँ इसको -2 नहीं लिखा है, +2 लिखा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहां पे आएगा? यहाँ पे आएगा। इसका मतलब इसके पहले वाले इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, तभी तो यहाँ पहुंचेगा। ठीक है, अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ भर दिया, ये कितना हो गया? +2। तो डी में कितने हो गए? 1 2 3 4 5, D5, 4D5 कॉन्फ़िगरेशन हो गया इस बेसिस पे, पहले वाले के बेसिस पे हुआ। अब ये कह रहे हैं कि अब जो इलेक्ट्रॉन करोगे तो 4f में भरना है, 2 में भरना है, और कितना? ml बराबर 2 में। मतलब ये फिल हो गया, ये फिल हो गया, ये फिल हो गया, ये फिल हो गया। अब 2 में जब आए तो हमें दूसरा इलेक्ट्रॉन भरना है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी अगर हम इस तरीके से भर देते हैं तब ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी भी वैल्यू प्लस हाफ लिखेंगे, क्योंकि हम इसका जो स्पिन है वो स्पिन इधर ही बना रहे हैं, एक ही दिशा में। इसका मतलब ये स्पिन एक दिशा में है, तो इसके लिए भी प्लस हाफ लिखो, तो इसके लिए भी प्लस हाफ। तो ये गलत है, ये रॉन्ग है। इनके अकॉर्डिंग इसे प्लस हाफ नहीं, इसे माइनस हाफ होना पड़ेगा। तो इसको माइनस हाफ करोगे तो इसको उल्टा बना दोगे, उल्टा इस तरीके से बनाओगे, इस तरीके से। क्लियर? जब इस तरीके से बनाओगे तो अब ये कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया? 2 2 4 2 6 2 8 2 10, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। मतलब 4d10 हो गया। अब देखो ये दो इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं? यहाँ पे ये पांचवा इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे ये 10वां इलेक्ट्रॉन है, 10th इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन दो हो गए कि नहीं हो गए? किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं आएगी। यहां से देखो, ये तीन वैल्यू सेम है, लेकिन चौथी वाली डिफर कर गई, एक प्लस हाफ है, एक माइनस हाफ है। हो ही नहीं सकता कि सेम आए। क्लियर? अब समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है? बोलो, आया नहीं आया जल्दी बताओ। थोड़ा आ गया। आया कि नहीं आया?
हेलो, सर आ गया थोड़ा थोड़ा। ठीक है। देखो, इस बेसिस पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और लास्ट रूल इज हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो हुंड्स ने क्या कहा कि जो मल्टीप्लिसिटी रखनी है वो मैक्सिमम रखनी है। मैं इसको यहीं पे आपको बता देता हूं। देखो, जैसे हम 3 ऑर्बिटल की बात करें तो इन 3 ऑर्बिटल में हमें 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। मान लो हमें 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। जिस इलेक्ट्रॉन ऐसे 3 हो गए। दूसरा ऑप्शन है इस तरीके से कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें। तो यहां पे अगर देखें तो एस की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो इसके लिए हो जाएगा प्लस हाफ, इसके लिए हो जाएगा प्लस हाफ, इसके लिए प्लस हाफ। तो एस की वैल्यू करोगे प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, टोटल एस हो जाएगा 3/2। तो हुंड्स ने कहा था कि मल्टीप्लिसिटी जो निकालते हैं ये होता है 2s+1। मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू होगी 2s+1 से निकालते हैं। तो 2s की वैल्यू रख दो, कितना आया 3/2, 2 × 3/2 +1, तो ये आ जाएगा 4। और इस वाले के लिए देखो, इसके लिए प्लस हाफ, दूसरे वाले के लिए माइनस हाफ, इसके लिए प्लस हाफ। तो ये प्लस हाफ माइनस हाफ एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। नेट स्पिन की वैल्यू कितनी आएगी, केवल प्लस हाफ। तो जब मल्टीप्लिसिटी निकालोगे तो 2 × +1 लिखोगे तो यहां से आ जाएगा केवल 2। तो यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी 2 है और यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी कितनी है 4। तो इन्होंने क्या कहा, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रखना है। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रखने का मतलब कौन सा अरेंजमेंट होगा, ये वाला। आप ये वाला भी नहीं रख सकते, ये वाला भी नहीं रख सकते, ऐसे वाला भी नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि इसके लिए आप प्लस हाफ लेके चलोगे, इसके लिए माइनस हाफ, इसके लिए अगेन प्लस हाफ। ये प्लस हाफ माइनस हाफ एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये अगेन हाफ बचेगा। और हाफ वाले केस पे मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी 2। तो यहां से समझ में आया कि आपको इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरने हैं, इस तरीके से। दिस इज द हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है। यस सर। तो इन्होंने इसी को स्टेटमेंट बना दिया, इसी चीज को इन्होंने स्टेटमेंट बना दिया। स्टेटमेंट क्या था, pairing of electron in orbital belong to the subshell does not take place until each orbital belonging to that subshell has got 1 electron in each। मतलब कहा कि जितने भी सबसेल हैं उन सबसेल में कम से कम एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं फिल हो जाते तब तक आप पेयरिंग नहीं कर सकते हो। अगर 3 फिल करना है तो आपको उसी तरीके से फिल करना है, इस तरीके से नहीं पहले की पेयर कर दें, ये गलत है, ये वाला सही है। ठीक है। तो अब आपने यस सर। सारे रूल पढ़ लिए, इसके बेसिस पे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब कर सकते हो। ठीक है। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख लेते हैं। अब मान लो कि हमें सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। सोडियम Na का एटॉमिक नंबर होता है 11। 11 को जब हम फिल करेंगे तो आपको पता है कि जो s ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन और f ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। तो ये होगा इसमें 1s2, इसमें होगा 2s2, 2 में 2, एक p भी होता है तो 2p6। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6, 3s1, ये 11 हो गए। 11 हो गए कि नहीं हो गए बताओ। यस सर। इसका मतलब अगर हम इसे बॉक्स बना के भरेंगे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ये p वाला भरेंगे तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 भरना है तो कोई इशू नहीं इसमें। ठीक है। नाइट्रोजन का देख लेते हैं, नाइट्रोजन का 7, 1s2, 2s2, 2p3, 2 2 4 3 7। s में आप 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन भरोगे।
1 2 3। ये आपको पता है हुंस रूल, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी से इस तरीके से भरेंगे। ठीक है, पेयरिंग नहीं होगी, तीनों की स्पिन एक जैसी होगी क्योंकि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी लेके आना है। कर लोगे अब? यस सर। ठीक है, अपने से करना। और एक दो एग्जांपल की और मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एमजी का एग्जांपल ले रहा हूँ। एटॉमिक नंबर 12, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करें तो 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक देखें तो 2 2 4 और 6, 2 2 4 एंड 6, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब हमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, दैट विल बी द 3s2। बॉक्सेस में आप फिल करके देख लो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के रूप में, 2 2 6 and 2 electron, that is the 3s 2p 2s 1s। क्लियर? यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट आता है वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन का। ये यहाँ पे दे रखा है तो मैं आपको बेटर है कि नेक्स्ट पेज लेके आपको बता दूं। दिस इज द वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट। ये अब ये वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन क्या है? वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन तो हम कह सकते हैं दोज इलेक्ट्रॉन्स which participated in bonding, which participated in bonding, मतलब ये वही इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब इनको जस्टिफाई कैसे करते हैं कि किन इलेक्ट्रॉन को वैलेंसी सेल माना जाएगा? तो मेनली outermost electron, outermost cell electron is considered as valence electron। जो आउटर मोस्ट होगा उसी को हम मेनली कंसीडर करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के रूप में। क्लियर? अब देखो यहाँ पे हमने मेनली वर्ड यूज किया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये स्ट्रिक्ट वर्ड नहीं है, ये ध्यान रखना। तो जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे तब वहां पे कहेंगे कि जो इनर आउटर मोस्ट के जगह जो इनर सेल होगा उसके भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, इसलिए उनको ट्रांजिशन कहेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे मेनली वर्ड यूज किया। क्लियर? अब हम डिफाइन करते हैं कि इसको पहचानेंगे कैसे। जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैं सोडियम की ही बात कर लेता हूँ। सोडियम 11, 1s2 2s2 2p6 3s1। अब देखो आउटर मोस्ट का मतलब जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू हाइयर होगी ना, वही आउटर मोस्ट सेल होगा। तो यहाँ पे देखें ये इसमें हाइयर नंबर क्या है? 3, n इक्वल टू 3 है, तो यही आपकी वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। अब जितने नंबर होते हैं ना वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की, वो वैलेंसी को डिनोट करता है। दिस विल बी द वैलेंसी। तो इसकी वैलेंसी की अगर हम बात करें तो कितना इलेक्ट्रॉन है? 3s1। कितना इलेक्ट्रॉन है? केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। दिस इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 1 होगी। मतलब जब भी देखोगे तो ये एक बॉन्ड बनाएगा। जैसे आप देखते हो NaCl, NaOH, तो ये एक बॉन्ड बनाता है, Na प्लस OH माइनस, एक बॉन्ड बनाता है। ठीक है, सिमिलरली हम कैल्शियम की भी बात कर लें। हम कैल्शियम की बात कर लेते हैं। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2। आप काउंट करके देखो, 2 2 4 4 6 8 8 2 12, सॉरी 2 2 4 और 4 6 10 10 2 12 12 6 16 एंड 20। तो ये है, ये आपकी वैलेंसी सेल होगी।
ये क्या हो गई, वैलेंसी सेल, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन दैट विल बी 2, मींस कैल्शियम 2 बॉन्ड बनाएगा, Ca 2 क्लोरीन से CaCl2, इस तरीके की बॉन्डिंग होगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, क्लियर। तो यहाँ पे कैल्शियम 2 बॉन्ड बनाया है या डबल प्लस में है, ये हम कहेंगे। तो वैलेंसी से हमें ये पता चलता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन एटम कितने बॉन्ड बनाएगा, और ये हमें कैसे पता चला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, बाकी तो नॉर्मल ही कॉन्सेप्ट है, हाँ छोड़ देते हैं इसे। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबसेल। स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबसेल्स। स्टेबिलिटी के पीछे बेसिकली 2 रीजन है, ठीक है। अगर हम बात करें कापर की और क्रोमियम की, कापर और क्रोमियम की बात करते हैं, तो ये जो अभी तक जो हमने आपको आर्डर पढ़ाया उसमें उस आर्डर को थोड़ा सा फॉलो नहीं करते, पूरा तो फॉलो करते हैं लेकिन थोड़ा सा लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसे फॉलो नहीं करते, ठीक है। ये हम बता देते हैं आपको यहाँ से। क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम होता है एटॉमिक नंबर 24, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d4। देखो काउंट करो, 2 to 4, 4 and 6 10, 12, 18, 22, सॉरी 20 and 24। आपके हिसाब से ये होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो डी वाला है, इस डी को अगर देखें तो इसमें 5 बॉक्सेस होते हैं, 1 2 3 4 एंड एक और 5, ठीक है। आपने पढ़ा है, ये पढ़ाया हमने dxy, dyz, dzx, dx² माइनस वाई स्क्वायर एंड dz², ये आपको हमने बताया, ठीक है। और 4s में एक, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए, अब मैं क्या करता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ठीक है, इस एक इलेक्ट्रॉन को इरेज कर दिया। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए तो ये जो ऑर्बिटल होगा ये सिमेट्रिकली फिल्ड होगा। कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिकल फील्ड हो जाएगा, ठीक है। सिमेट्रिकल फील्ड होने की वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो मेनली 2 चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सिमेट्री और एक्सचेंज एनर्जी। आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि सपोज करो आपका एक घर है, एक घर है और ये घर एकदम सिमेट्रिकल बना है, कुछ इस तरीके से बना है, यहाँ पे हर कॉर्नर पे एंट्री है, यहाँ पे हर कॉर्नर पे गेट लगा है। अब सपोज करो कि आप यहाँ पे आते हो तो कोई मार्किंग नहीं है और सारे गेट एक जैसे हैं, कोई मार्किंग है नहीं, सारे गेट एक जैसे हैं, ठीक है। तो अगर आप इस गेट से आते हो, सपोज करो इससे आते हो और आप जल्दीबाजी में हो, इससे आप अंदर आ गए, अपना काम किए निकल गए, फिर कोई कहता है आप किस गेट से गए थे, तो क्या आप बता पाओगे कि इसी गेट से गए? अगर चारों गेट सिमेट्रिकल हैं, सब कुछ देखने में एक जैसा है, तो आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इसका दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, आपने नाम सुना होगा भूल भुलैया का। भूल भुलैया बेसिकली ये इमामबाड़ा में है, लखनऊ में, ठीक है। अगर आप कभी लखनऊ घूमने का मौका मिले तो आप जरूर घूमिएगा, इमामबाड़ा लखनऊ। ऐसा है कि उसमें एक इमारत है, उसमें बहुत सारे गेट हैं, हर जगह गेट, ऐसे ऐसे गेट, और सारे गेट एक दूसरे से कनेक्टेड। आपको जब छोड़ दिया जाता है, इतने गेट हैं, करीब 500 समथिंग गेट हैं, जब आपको छोड़ दिया जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते थे किस गेट से गए, किधर को रास्ता है,
इससे निकलते हैं तब तक ये द्वार, इससे निकलते हैं तब तक ये द्वार, मतलब इतने गेट, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप उसमें से बाहर नहीं निकल पाते, इसलिए उसका नाम ही रखा गया है भूल भुलैया। ठीक है, अब देखो पहला बात तो हम बता रहे हैं कि सिमेट्री। अगर सपोज करो कि ये 5 के पांचों ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन हो, ये 5 के पांचों ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन हो, तो इसका अरेंजमेंट सिमेट्रिकल होगा, और सिमेट्रिकल होगा तो जो इसमें रिपल्सन जनरेट होगा, रिपल्सन, रिपल्सन का मतलब जैसे हम ये कह रहे हैं कि ये एक ऑर्बिटल है और ये एक ऑर्बिटल, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो यहाँ भी एक ऑर्बिटल है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या करते हैं कि इसको इस तरीके से रिपल करते हैं कि इस पे ज्यादा फोर्स लगता है। अगर यहाँ भी इलेक्ट्रॉन रख दे तो ये इसका रिपल्सन, इसका रिपल्सन, इसका रिपल्सन सब बराबर हो जाता है। तो जिसकी वजह से अगर ये सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है तो यहाँ पे जो लगने वाला रिपल्सन फोर्स है वो एक जैसा होता है। दूसरा, एक्सचेंज एनर्जी। अब देखो सारे ऑर्बिटल्स एक जैसे होते हैं, ठीक है, एक ऑर्बिटल को अगर हम यहाँ पे छोड़ दें, इस वाले को छोड़ दें, तो आप कहोगे कि सारे ऑर्बिटल ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। तो इसमें क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन इसमें कूदता रहेगा, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास एक मकान है और उस मकान में 5 कमरे हैं, ठीक है, और पांचों कमरे में अंदर से अंदर से जाने लायक छेदा है, और एक चूहा है, यहाँ पे एक चूहा है, ये चूहा, और आप चूहे को मारना चाह रहे हो, ठीक है, आप चूहे को मारना चाह रहे हो। अब बताओ, जैसे आप यहाँ जाओगे चूहा इसमें से इसमें चला जाएगा, जैसे आप यहाँ जाओगे यहाँ चला जाएगा, यहाँ चले जाओगे तो चूहा क्या होगा, अपनी जान बचा लेगा भाग के। इसमें क्या होगा कि आप इसके पीछे पीछे भागते हुए अपनी एनर्जी खर्चा कर दोगे, और फिर थकार के कहोगे अरे छोड़ो यार कौन चूहे को मारे। सेम यहाँ भी, जब ये एक्सचेंज एनर्जी, मतलब इसमें एक दूसरे से एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, तो जिसकी वजह से इनकी एनर्जी थोड़ी सी लो हो जाती है, लूज करते हैं एनर्जी को, लूज करते हैं, ठीक है। लूज करने की वजह से इनकी एनर्जी क्या रहती है, मिनिमम रहती है, और मिनिमम होने की वजह से आप केमिस्ट्री में यही बार बार पढ़ोगे, एक कॉन्सेप्ट याद कर लो आज, मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी इक्वल्स टू मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ठीक है। जिसके पास कम एनर्जी होती है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है, मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ठीक है। तो जितना ज्यादा एक्सचेंज होगा उतना ही ज्यादा, ये यहाँ पे देखो दे भी रखा है, जितना ज्यादा एक्सचेंज होगा वो उतना ही ज्यादा एनर्जी लूज करेंगे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देख लिया कि अगर इसमें चारों के चारों अगर जो है, सॉरी 5 के 5 इलेक्ट्रॉन फील्ड हैं, तो ये सारे एक जैसे हैं, तो किसी को किसी में भरो कोई अंतर नहीं, ठीक है। दूसरा, एक्सचेंज एनर्जी, अगर ये इसमें या इसमें या इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता रह रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होने में थोड़ा सा एनर्जी लूज करेंगे, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी थोड़ी सी कम होगी, और मिनिमम एनर्जी रिजल्ट्स इन मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये याद रखना है, हम बार बार केमिस्ट्री में यही पढ़ाएंगे कि मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी। सेकंड, जो हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है, हुंड्स रूल को भी ये फॉलो करेंगे, ठीक है। इसीलिए आप हमेशा देखेंगे कि जो स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड और स्टेबिलिटी ऑफ फुल फील्ड, अगर इसमें सब में पूरे इलेक्ट्रॉन भर दें तो ये थोड़ा ज्यादा होगी कंपेयर टू नॉर्मल वन, क्लियर। तो यहाँ पे मैं फिर से अगेन 2 एग्जांपल लेना चाहूंगा, जो एग्जांपल मैं पीछे बात कर रहा था उसकी। पहला था कापर का और सेकंड था क्रोमियम का। तो मैं फिर से इस पे आता हूँ। कापर का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d 3d4 होना ये चाहिए, लेकिन ये होता नहीं। होता क्या है, ये होता है 4s1, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के 3d में चला जाता है और ये हो जाता है 5, जिसकी वजह से ये हाफ फिल्ड हो जाता है। और हाफ फिल्ड होने की वजह से अभी हमने आपको बताया कि हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये कॉन्फ़िगरेशन फेवरेबल होता है। सेकेंड जो एक्सेप्शन है वो कापर का है, कापर 29 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6 4s2 3d9 ये होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता। होता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन अगेन इस 4s से इसमें चला जाता है, तो ये हो जाता है 4s1 और 3d10। अब देखो 3d10 को भी मैं बना देता हूँ। ये कंप्लीटली फिल, जिसकी वजह से इसकी सिमेट्री भी मेंटेन रहती है। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम हटा दें, सपोज इसको हटा दें, तो अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। हाफ फील्ड का भी देख लो, वैसे अभी तो आपको हमने बता दिया था, फिर से हम बना देते हैं। हाफ फील्ड 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 10 1, क्लियर। तो ये हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी और फुल फील्ड की स्टेबिलिटी, इसकी वजह से आपको दो एक्सेप्शंस यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, रट लो इसे, क्लियर। तो इस तरीके से आपका चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे कि अब इसकी पूरी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे।